प्रवासी भारतीय कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए लतिका बत्रा जी की लिखी हुई कहानी हिसाब। मूलतः दिल्ली की रहने वाली लतिका जी ज़्यादातर समय कनाडा और अमेरिका में बिताती हैं। प्रस्तुत है कहानी हिसाब, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह सुबह कितना काम रहता है। दोनों बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही थी। कुछ ही देर में पति के दफ्तर जाने का समय भी हो जाएगा। ना तो अभी तक नाश्ता पूरी तरह से तैयार था, ना ही टिफ़िन पैक हुए थे। श्वेता हड़बड़ाई हुई जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। सारा किचन फैला पड़ा था। रात के जूठे बर्तन भी ऐसे ही सिंक में पड़े थे। खाना बनाते बनाते श्वेता को कभी कड़छी धोनी पड़ रही थी तो कभी फ्राइंग पैन। रसोई का काम संभालने वाली उसकी सहायिका कमला आज बिना बताए छुट्टी मार गई थी। श्वेता के हाथ जितनी शीघ्रता से काम निपटा रहे थे, उतनी ही तेजी से मन में उमड़ घुमड़ भी चल रही थी। वो सोच रही थी कि एक दिन कमला ना आए तो पता चलती है उसकी अहमियत। सुबह के सारे काम कैसे निपटा देती है वो, पता ही नहीं चलता। कहने को सारा लंच और नाश्ता मैं बनाती हूँ, पर उसके पीछे कमला का कितना बड़ा योगदान है ये तो तभी पता चलता है जब वो छुट्टी पर चली जाती है। प्याज लहसुन छीलना, टमाटर धोकर काट देना, मटर छील देना, सब्जी काटना, दाल चावल धो देना, आटा गूँथना जैसे असंख्य काम जो उसकी उपस्थिति में नगण्य से लगते थे, उसके अनुपस्थित होते ही विकराल चुनौती बन जाते हैं। आज तो बच्चों को बस ब्रेड ऑमलेट से काम चलाना होगा। उसने घड़ी की ओर देखते हुए सोचा। शीघ्रता से नाश्ता बनाकर उसने कोल्ड कॉफ़ी भी बना डाली। तभी डोर बेल बजी। हाय, कमला तो नहीं आ गई? मीनू, दरवाज़ा खोल तो जरा, उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी। कमला नहीं, बाहर रामवती खड़ी थी। रामवती उसके यहाँ कपड़े धोने और साफ़ सफाई का काम करती थी। थोड़ी अक्खर स्वभाव की थी, पर काम अच्छा करती थी। आते ही रामवती ने ज़ोर से उसे पुकारा, भाभी जल्दी से डस्टिंग निपटा लो अपनी, तब तक मैं कपड़े धो लूँ। जब मैं झाड़ू लगाऊँ तो बीच में आकर झाड़ पोंछना शुरू कर देना। मुझे बहुत देर हो जाती है। पीछे पीछे घूमकर आजकल तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब करती हो। झाड़ पोंछ करने वाली लड़की गुलाबी आजकल छुट्टी पर है, उससे वायरल हो गया है, तो आजकल डस्टिंग करने की जिम्मेदारी भी श्वेता पर ही थी। उसका दिमाग वैसे ही घुमा हुआ था आज सुबह से, पर झल्लाई हुई श्वेता ने इस समय अपनी जुबान बंद रखने में ही अपनी भलाई समझी। वो रामवती की चिरौरी सी करती हुई बोली, रामवती देखना, आज कमला आई ही नहीं है। सारे बर्तन फैले पड़े हैं और खाना भी तैयार नहीं है। तू प्लीज़ मेरी मदद करना, नहीं तो सब भूखे ही चले जाएंगे घर से। रामवती कुछ ना नुकुर करती उससे पहले श्वेता ने कहा, रामवती ऐसा कर, तू कपड़े मत धो आज। कल मैं तेरे साथ मिलकर मशीन लगा कर सारे कपड़े धुलवा दूँगी। आ जा जल्दी से किचन में। रामवती को उस पर तरस आ ही गया। वो कपड़े छोड़कर किचन में आ गई। सारा काम समय से निपट गया। बच्चे स्कूल और पति दफ्तर चले गए। अब श्वेता ने चैन की सांस ली और अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। आज इसे भी दे देती हूँ चाय नाश्ता, श्वेता ने मन में सोचा और अपने लिए चढ़ाई चाय में थोड़ा और पानी, दूध, चीनी, पत्ती डाल दी। खाने के लिए इसे क्या दूँ, ये सोचते हुए श्वेता के हाथ बिस्कुट नमकीन के डिब्बे खोजने के लिए उठे। आज इसी की वजह से सारा काम समय से निपट गया, नहीं तो दोपहर तक किचन में ही जुटे रहना पड़ता। श्वेता का हृदय रामवती के प्रति कृतज्ञ होने लगा। नहीं, बिस्कुट नहीं, आज इसे भी नाश्ता ही बना देती हूँ। श्वेता ने जल्दी से थोड़ा सा प्याज, धनिया, हरी मिर्च काटी और ट्रे में से एक अंडा उठाकर तोड़ा और कटोरे में डाला। दूसरा अंडा उठाने के लिए उसका हाथ पुनः ट्रे की ओर बढ़ा तो उसके दिमाग ने तुरंत उसे रोक दिया। एक ही बहुत है, प्याज टमाटर भी तो डाल रही हूँ। एक अंडे का अच्छा खासा बन जाता है ऑमलेट, साथ में ब्रेड पीस भी तो हैं। श्वेता का मन कृपण होने लगा। वो ये बात खुद से भी छिपाते हुए मन ही मन स्वयं को सफाई देने लगी। अंडे कितने महंगे हो गए हैं। इतनी महंगाई में रोज़ रोज़ काम वाली बाइयों को नाश्ता चाय देना भी संभव नहीं है। आज तो ये रामवती अकेली है तो चलो दे भी रही हूँ इसे। रोज़ 3-3 बाइयाँ होती हैं, सबको कौन दे नाश्ता चाय? एक हो तो दे भी दें, 3-3 को कौन दे? ये क्या सोच बैठी थी श्वेता? उसके हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचा। अतीत के विवर से मेघ गर्जन के समान ये शब्द
एक हो तो देवी दें, तीन तीन को कौन दे। एक शब्द एक गूंज के समान प्रतिध्वनित होकर श्वेता के गिर्द घूमने लगे। ये एक हताश झुंझलाया हुआ पुरुष स्वर था, उसके अपने पिता का स्वर। हूबहू यही शब्द तो कहे थे पिता ने बरसों पहले। एक हो तो देवी दें, तीन तीन को कौन दे। यकायक एक जलता हुआ अंगारा जैसे छू गया श्वेता को। उसके स्मृति पटल पर अतीत का वो पन्ना लहरा गया जब उसने अपने बाबूजी के मुंह से पहली बार ये शब्द सुने थे। यही तो वो कुछ शब्द थे जिनके कारण श्वेता और उसके बाबूजी के आपसी स्नेह और दुलार से भरे रिश्ते में कटुता का जहर घुल गया था। श्वेता अपनी माँ बाबूजी की 5 संतानों में चौथे नंबर की थी। 3 बहनें उससे बड़ी थीं और एक भाई उससे छोटा। श्वेता जब पैदा हुई थी तो सबको बड़ा आघात लगा था। 3 लड़कियां पहले ही थीं, एक और आ गई, किंतु वो बाबूजी ही थे जिन्होंने इस अनचाही नवजात कन्या को सबसे पहले गोद में उठाया था। पता नहीं उसके नन्हे से चेहरे में क्या ऐसा देखा था बाबूजी ने कि उन्होंने पुत्र ना पैदा कर पाने के गम में रोती कलपती पत्नी को समझाया था, सावित्री देख इस कन्या का मुख, बड़ी भाग्यशाली है ये कन्या, देखना अपने पीछे ये हमारे कुलदीप को लेकर आएगी, विश्वास रख। बड़ी कठिनाई से माँ स्वयं को तैयार कर पाई थी पहली बार श्वेता को सीने से लगाने को। माँ जब 5वीं बार गर्भवती हुई तो बाबूजी पता नहीं किस ईश्वरीय संकेत को पाकर बिल्कुल निश्चिंत और शांत थे, पर माँ पूरा समय उद्विग्न और अशांत थी। इस बार भी बेटी हो गई तो क्या होगा, इस दुश्चिंता ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। बाबूजी का विश्वास काम कर गया इस बार। माँ ने पुत्र को जन्म दिया और श्वेता के भाग्यशाली कन्या होने पर पक्की मोहर लग गई। पिता की लाडली अब माँ की दुलारी भी बन गई। गोरी चिट्टी श्वेता यूँ भी अपनी तीनों बड़ी बहनों व माँ बाबूजी से नितांत अलग थी। गोरा रंग, भूरी आँखें और घुंघराले बालों वाली नन्ही सी श्वेता बिल्कुल अपनी दादी की प्रतिकृति थी। श्वेता के प्रति बाबूजी के अतिरिक्त स्नेह का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। पुत्र के जन्म के बाद से ही माँ लगातार अस्वस्थ थीं। पूरे गर्भकाल में पुत्र कामना के लिए रखे गए अनेकानेक व्रत उपवासों ने और चिंता ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला था। माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, अतः 2 साल की नन्ही श्वेता तथा नवजात भाई को संभालने की जिम्मेदारी 13 बरस की सबसे बड़ी बेटी मोना के कंधों पर आ गई थी। वही दूसरे नंबर की सोनम, जो उस समय मात्र 11 वर्ष की थी, घर का कामकाज निपटाने में बड़ी बहन की सहायता में जुटी रहती। 6 साल की अबोध बालिका अर्पिता हर समय माँ को बिस्तर पर लेटे देखकर सहमी सी रहती। बाबूजी माँ का पूरा ध्यान रखते। इन सबके अथक प्रयासों और पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता ने माँ को शीघ्र ही उबार लिया और घर धीरे धीरे अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा। किंतु मोना और सोनम को माँ की अस्वस्थता का ये काल सदा सदा के लिए अल्हड़ बचपन की दहलीज से खींचकर इतना बड़ा बना गया था कि वे दोनों फिर कभी गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ सकें। दोनों भरसक माँ का हाथ बटाती और छोटे भाई बहनों को भी संभालती। इतनी बड़ी गृहस्थी और बाबूजी की सीमित आय के चलते उपजी आर्थिक तंगी को भी वे दोनों समझने लगी थीं। बाबूजी के लिए उनके बच्चे कभी बोझ नहीं थे। धन की कमी की पूर्ति वे अपने प्यार व दुलार से करते। हाथ कितना भी तंग क्यों ना हो, ऐसा एक दिन भी ना होता कि दफ्तर से लौटते समय उनके हाथ खाली हों। रुमाल में कभी खील बतासे बंधे होते तो कभी लेमन जूस या चना मुरमुरा। इस किंचित सी भेंट को पाकर बच्चों के चेहरे पर छा जाने वाला उल्लास और उनकी किलकारियाँ ही बाबूजी की ताकत व हिम्मत थी। बच्चों के खिले चेहरे देखकर उनकी दिन भर की थकान पल भर में तिरोहित हो जाती। दोनों बड़ी लड़कियों के लिए बेशक ये वस्तुएं उतनी अहमियत नहीं रखती थीं, पर उनमें घुला बाबूजी का स्नेह उनके लिए भी अनमोल था। हर रोज़ शाम को बाबूजी की साइकिल की घंटी सुनते ही नन्ही श्वेता और मोहित दौड़ पड़ते दरवाजे की ओर। चिटकनी तक हाथ पहुंचता नहीं था तो जाली के दरवाजे से मुंह सटाकर दोनों दरवाज़ा पीटने लगते। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। दरवाज़ा खुलते ही दोनों मचलने लगते गोदी में चढ़ने को। रात को खाने से पहले रोज़ बाबूजी की पाठशाला लगती। चारों लड़कियां अपने बस्ते किताबें लेकर उन्हें घेर कर बैठ जाती। मोहित उनकी गोद में आ चढ़ता।
जब तक माँ रात के भोजन की तैयारी करती, बाबूजी बच्चों को तरह तरह के किस्से कहानियाँ सुनाते। बच्चों से उनके स्कूल के किस्से, चुटकुले, मस्ती और शरारतों की बातें सुनते। पढ़ाई लिखाई का लेखा जोखा लेते। किसी बच्चे को डांटते तो किसी को मिलती शाबाशी। बाबूजी ने शुरू से ही ऐसा अभ्यास डाला था कि बच्चे अपने दिल की बात उनसे खुलकर कह सकें। घर में आर्थिक तंगी हो पर परिवार में आपसी सामंजस्य और प्रेम हो, गृहस्थी कैसे सुचारू रूप से चलती है, श्वेता का परिवार इसका सटीक उदाहरण था। खाना परोसते समय माँ बाबूजी के चेहरे पर थकान देख लेती और अक्सर उन्हें टोकती और दफ्तर से आकर कुछ देर आराम कर लेने को कहती। पर बाबूजी अपनी दिनचर्या का ये सबसे खूबसूरत पल गंवाना नहीं चाहते थे और हंसकर माँ से कहते, सावित्री, ये लड़कियाँ नहीं चिड़ियाँ हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये एक एक करके उड़ जाएंगी। फिर मोहित के ब्याह के बाद तुम्हारी बहू गृहस्थी संभालेगी, मैं और तुम आराम ही तो करेंगे तब। मोना और सोनम बाबूजी की बात का अर्थ समझकर नजरें झुकाए शर्माती मुस्कुराती रहती, पर दबंग स्वभाव की अर्पिता बाबूजी से उलझ जाती। कहती, ना जी, हमें नहीं जाना कहीं भी उड़कर, अपन तो यहीं ठीक हैं। बाबूजी उसे चिढ़ाते हुए कहते, अच्छा, उड़कर नहीं तो डोली में बैठकर तो जाओगी ना। ससुराल? ना बाबा ना, वहाँ तो सास होगी, चूल्हा चौका करना पड़ेगा, ऊपर से सास के ताने सुनने पड़ेंगे। देखते नहीं हो टीवी में सासें कैसे काम करवाती हैं और हर समय फटकारती रहती हैं। अर्पिता मुँह बिचकाती। सोनम से रहा नहीं जाता, वो झट से बोल उठती, अरे तू ताने सुनेगी किसी के भी? ये तो खुद ही सासू चकर घिन्नी सा घुमा देगी। सब हंस पड़ते। माँ सोनम के सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहती, ना ना बिट्टू, ऐसे नहीं कहते। छोटी सी श्वेता को ये हंसी ठट्टा बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसे तो बस एक ही बात समझ आती कि वो एक चिड़िया है, बाबूजी की चिड़िया। उसे फुर्र से उड़ जाना है। वो तुरंत उनकी गोद से उतरती और दोनों बाहें फैलाकर पूरे कमरे में गोल गोल चक्कर काटती। देखो माँ, देखो बाबूजी, मैं चिड़िया बन गई। ये देखो मेरे पंख, अब मैं उड़ जाऊंगी। बाबूजी प्यार से उसे गोद में ले लेते और सीने से लगाकर कहते, हाँ, मेरी रानी चिड़िया उड़ जाएगी। श्वेता बाबूजी की बाहों में घिरी सो जाती। सपने में वो स्वयं को चिड़ियों के झुंड के साथ विशाल नीले गगन में किलोल करता पाती। अगले दिन उठकर वो सबसे पहले अपने पंख खोजती। माँ, मेरे पंख कहाँ गए? मेरी रानी चिड़िया के पंख बाबूजी ने संभाल कर रखे हैं, जब उड़ना होगा तो दे देंगे, माँ कहती। पर रानी चिड़िया को उड़ने के लिए बाबूजी से पंख मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि कल्पनाओं के पंख धू धू कर जल गए। जिन विशाल वट वृक्ष से बाबूजी को वो अपना संबल मानकर निर्द्वंद किलोल करती टोलने का साहस कर पाती थी, उनके एक वाक्य ने मानो उसके पंख कतर कर कठोर धरती पर लापटका था। सबसे बुरी बात ये थी कि किसी को उसकी पीड़ा का एहसास तक नहीं था। ये तब की बात है जब अर्पिता का विवाह हुए कुछ ही महीने हुए थे। इस विवाह ने बाबूजी को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह से तोड़ दिया था। दोनों बड़ी लड़कियों के विवाह कैसे हो गए पता भी नहीं चला था, क्योंकि मोना ने घर के हालात समझते हुए बहुत पहले से ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ कर दिया था। अपनी बीएड की पूरी पढ़ाई भी अपने दम पर की और शादी होने तक स्कूल में नौकरी का सिलसिला जारी रहा था। सोनम को सिलाई कढ़ाई का शौक़ था। उसने अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ एक सरकारी सिलाई कला केंद्र में प्रवेश ले लिया था। शुरुआत उसने अपनी बहनों के सूट फ्रॉकें सिलने से की, फिर मोहल्ले से उसे सिलाई का काम मिलने लगा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और कमाई भी। सोनम ने अब 2 कारीगर भी रख लिए थे। अब वो बुटीक वाली सोनम कहलाती थी। इतनी योग्य और मेहनती बेटियों के स्वाभिमानी पिता ने उनकी कमाई का 1 रुपया भी कभी घर पर खर्च नहीं किया था। सारा धन वो उनके विवाह के लिए जोड़ते रहे थे, तभी तो दोनों के विवाह बड़े अच्छे से निपट गए थे। सोनम का ससुराल दूसरे शहर में था, इसलिए उसके लिए विवाह के बाद बुटीक चलाना अब संभव नहीं था। जमा जमाया काम बंद करना भी अक्लमंदी नहीं थी। श्वेता भी छोटी थी और माँ को इस काम की कुछ समझ ही नहीं थी। बची अर्पिता, तो उसने भी साफ मना कर दिया कि ये उसके बस का काम नहीं है बुटीक चलाना। वस्तुतः उसके बस का तो कुछ भी नहीं था करना। ना तो उसने कभी घर के किसी काम में हाथ बटाया था, ना बाहर के। यहाँ तक कि
पढ़ाई लिखाई में भी दिल नहीं लगता था उसका सारा ध्यान बस सजने संवरने, फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने, सहेलियों के साथ गप्पे मारने में ही था। 12वीं कक्षा जैसे तैसे पार करके वो तो आगे पढ़ना ही नहीं चाहती थी, पर बाबूजी के डर से उसने प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश ले लिया था। जब 2 साल एक ही कक्षा में फेल हुई तब माँ ने मिन्नतें और हाथ पैर जोड़कर बाबूजी को मना लिया कि अर्पिता का विवाह कर दिया जाए। अब अर्पिता के विवाह की चिंता में बाबूजी की माथे की रेखाएं गहराने लगी थीं। बुटीक की कमाई बंद होने से परिवार को प्रत्यक्षता तो कोई अंतर नहीं पड़ा था, क्योंकि वहाँ से अर्जित धन को तो बाबूजी ने बड़े से बड़े पारिवारिक संकट में भी नहीं छुआ था। घर तो तब भी उनकी ही कमाई से चलता था और अब भी, पर अब उन्हें अपनी मुट्ठी भर आय से अर्पिता के विवाह के लिए धन भी जोड़ना था। श्वेता की पढ़ाई की भी चिंता थी उन्हें। वो जानते थे कि श्वेता मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। यहाँ हालात ये थे कि खाने को ही पूरा नहीं पड़ता था। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न कर पा सकने की हताशा उन्हें खाई जा रही थी। निराशा और हार के एहसास ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। इसी ऊहापोह में अर्पिता के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया। घर बार बहुत अच्छा था और लड़का भी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर रिश्ता मांगा था। इनकार की कोई वजह ही नहीं बनती थी। बाबूजी ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों और दामादों से भी सलाह की। सबकी यही राय थी कि इस रिश्ते को छोड़ना समझदारी नहीं है। अर्पिता का रिश्ता पक्का हो गया। जैसे जैसे विवाह का दिन निकट आ रहा था, माँ बाबूजी की बेचैनी बढ़ रही थी। कितनी तैयारियाँ करनी थी, कपड़े, जेवर, लेन देन, बारात का स्वागत, कैसे होगा ये सब। अंततः बाबूजी को वही करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। उन्हें उधार लेना पड़ा, घर गिरवी रखकर। विवाह अच्छे से निपट गया। अर्पिता ससुराल चली गई, पीछे छोड़ गई अंतहीन चिंताओं के जाल जिनमें फंसे माँ बाबूजी जितना छूटने की कोशिश करते और उलझते जाते। अब बात बेबात बाबूजी झुंझला जाते थे। क्रोध में आकर बेवजह माँ पर चिल्लाते रहते। बाबूजी की पाठशाला तो कब की छिन्न भिन्न हो चुकी थी। मोहित और श्वेता बाबूजी का खिन्न मुँह देखकर इधर उधर छिपते फिरते थे। मोहित जैसे अचानक से बड़ा हो गया था। उनकी रुचियाँ और व्यवहार बदल रहे थे। घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। कर्जा उतारने के लिए बाबूजी ने पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली थी। अब वो 5 बजे अपने दफ्तर से निकलते और 5:30 तक दूसरी नौकरी पर पहुंच जाते। वहाँ वे रात के 9 बजे तक ड्यूटी करते। उनकी साइकिल का स्थान एक पुराने 2 पहिया स्कूटर ने ले लिया था, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में समय व्यर्थ ना हो। माँ ने भी घर पर यथासंभव कटौतियाँ करनी आरंभ कर दी थीं। इतना सब होने के बाद भी बाबूजी रात को घर लौटते समय पोटली में कुछ ना कुछ बंधवा कर लाते। पुरानी आदत थी। रोज़ रात जब वे घर लौटते तो स्कूटर का हॉर्न सुनते ही श्वेता दरवाज़ा खोल देती। पोटली स्कूटर की डिक्की में रखी होती। बाबूजी जब स्वयं बच्चों के चिल्ल पों के बीच खड़े होकर मिठाई बांटते थे, वो दिन तो कब के हवा हुए। वो अब श्वेता की ओर चाबी उछाल देते। यंत्रवत श्वेता डिक्की खोलकर पोटली निकाल लेती, निस्संग भाव से भीतर रख देती। उस पोटली में से रस तो कब का समाप्त हो चुका था, अब पेट्रोल की गंध भी बस गई थी। श्वेता को उबकाई आने लगती। माँ कई बार इन उल जलूल चीज़ों पर पैसा बर्बाद करने पर बाबूजी से नाराज़ भी हो जाती, पर बाबूजी की पुरानी आदत छूटती ही नहीं थी। श्वेता बहुत गुमसुम रहने लगी थी। घर के जो हालात थे उसे नहीं लगता था कि वो मेडिकल में प्रवेश ले पाएगी। उसकी कक्षा की लगभग सभी छात्राओं ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग आरंभ कर दी थी। श्वेता इतनी मोटी फीस भर पाने में असमर्थ थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपनी सहेलियों से नोट्स लेकर बड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारियां कर रही थी, पर भीतर ही भीतर कहीं उसे अपने डॉक्टर बनने के सपने धराशायी होते भी दिख रहे थे। धन का अभाव इसके भीतर आक्रोश और अवसाद बनकर पनप रहा था। काश उसके बाबूजी ने अपनी बेटियों के विवाह के अतिरिक्त कभी उनके उज्जवल भविष्य व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बारे में भी सोचा होता। उसे याद आता जब बाबूजी सब बच्चों को बिठाकर स्वयं पढ़ाते थे, तो भी उनकी वार्ता का अंतिम चरण बेटियों के विवाह से ही जुड़ा होता था। श्वेता अपने भीतर एक अधूरे सपने को पालती पोसती विचित्र सी छटपटाहट से घिरी रहती। मार्च का महीना था।
होली आने वाली थी। अर्पिता की अपने ससुराल में पहली होली थी। उनके यहाँ रिवाज था कि होली पर बहू के मायके से सिंधारा आता है। बेटी, दामाद व सास ससुर के कपड़े, फल, मिठाई, नकदी और जो कुछ भी वो अपनी तरफ से देना चाहें। अर्पिता ने फ़ोन पर ये सब माँ को बताया और साथ ही ये भी ताकीद कर दी कि माँ, सामान ढंग का भेजना, ससुराल में मेरी नाक ना कटवा देना। श्वेता के यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज था नहीं। दोनों बड़ी बेटियों के ससुराल वालों ने भी कभी ऐसी मांग नहीं रखी थी, पर अब जब इन लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर मांग रखी है तो पूरी करनी ही पड़ेगी। इस आकस्मिक व अनापेक्षित खर्च से निपटने के लिए पति को पुनः कर्ज उठाना होगा, ये माँ जानती थी। पर उसकी चिंता का एक कारण और भी था। वे अपनी बड़ी बेटियों के बारे में सोच रही थी। माना कि उनके ससुराल से कभी कोई मांग नहीं आई थी, पर मायके से अपनी ओर से आगे बढ़कर कभी कुछ भेजा गया हो उनके ससुराल, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पता नहीं दोनों बड़ी बेटियां कैसे पर्दे ढकती होंगी अपने मायके के। माँ उधेड़-बुन में थी कि कैसे वो बाबूजी के सामने अर्पिता के ससुराल वालों की मांगें रखेंगी। साथ ही मोना सोनम के लिए भी कुछ सामान, फल, मिठाई आदि भेजने होंगे। एक को दें और दूसरी बेटियों को ना दें, ये बात माँ के गले से नहीं उतर रही थी। रोज़ की तरह जब बाबूजी घर लौटे तो श्वेता ने दरवाज़ा खोला और उनके लिए नींबू पानी बनाकर लाई। माँ ने हिम्मत बटोर कर बात शुरू की। सुनिए, आज अर्पिता का फ़ोन आया था। अच्छा, सब ठीक है उनके वहाँ? बाबूजी ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, माँ बोली। वो कह रही थी कि होली आ रही है तो उनके यहाँ कुछ नेक भेजना होगा, फल, मिठाई, कपड़े वगैरह। ये कौन सा नया रिवाज है? बाबूजी बौखला गए। उन्होंने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। माँ ठंडी सांस भरकर चुप हो गई। भीतर ही भीतर बाबूजी भी जानते थे कि मांगा है तो देना ही पड़ेगा। उनकी पेशानी पर चिंता की रेखा कुछ और गहरी हो गई थी। तभी माँ ने अपने मन की ऊहापोह भी खोलकर सामने रख दी। सुनिए, अर्पिता को देंगे, बाकी दोनों बच्चियों के घर भी कुछ भेजना चाहिए, माँ ने डरते डरते कहा। पहले से ही बौखलाए बाबूजी अवाक रह गए। माँ की बात सुनकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरक गई। कहाँ तो एक बेटी से निपटने का आसरा नहीं और माँ है कि बाकी दोनों का रोना लेकर बैठ गई थी। बाबूजी के गुस्से का पारावार न रहा। मोहित की माँ, बाबूजी गुस्से से चिल्लाए। गुस्से में वो माँ को नाम से नहीं बुलाते थे, मोहित की माँ कहकर ही बुलाते थे। मोहित की माँ, मैंने बेटियों को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, इतना पैसा खर्च कर उनका ब्याह किया, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। कह दो अर्पिता से हम नहीं कर सकते उसके ससुराल वालों की मांगें। और रही बात मोना और सोनम की, तो तुम आगे बढ़कर नए नए रीति रिवाज ना शुरू करो। श्वेता डरी सहमी से कोने में दुबकी। माँ बाबूजी की सारी बातें सुन रही थी। वो बाबूजी की सारी बातों से सहमत थी। आज एक मांग पूरी करेंगे तो कल दूसरी मांग उठेगी। बेचारे बाबूजी कहाँ तक पूरी करते रहेंगे इस तरह की जायज़ नाजायज़ मांगें। श्वेता का हृदय बाबूजी की बेबसी और लाचारी देखकर द्रवित हो उठा। अपनी पढ़ाई को लेकर उसके मन में बाबूजी के लिए जितना भी रोष था, उसे इस पल उपजी करुणा ने ढक लिया था। पर तभी बाबूजी के अगले ही वाक्य ने श्वेता के कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया। एक हो तो दे भी दें, तीन तीन को कौन दे। उसके बाद एक गूंजती हुई सी आवाज़ ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अभी तो चौथी भी बैठी है, उसे भी तो निपटाना है। ये कहकर बाबूजी ने अपना वाक्य ही नहीं समाप्त किया, श्वेता के पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि ये शब्द उसके बाबूजी ने कहे हैं। एक हो तो दे भी दें, तीन तीन को कौन दे। अभी तो चौथी भी बैठी है, उसे भी तो निपटाना है। तो बेटियां एक बोझ भरती बाबूजी के लिए। आज तक जो लाड़ प्यार उन्होंने दिया वो दिखावा मात्र था। इतना बड़ा दोगलापन, ऐसी दोहरी मानसिकता। एक चोट पड़ी तो सारा सच सामने आ गया। श्वेता के भीतर सब कुछ भरभरा कर टूट रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे उसके सर के ऊपर से छत उड़ गई हो। वो अपने पिता पर बोझ है, ये सोच सोचकर उसे स्वयं से घृणा हो रही थी। अब इस घर के भोजन का एक कौर भी गले के नीचे उतारना उसके लिए भारी पड़ रहा था। डॉक्टर बनने का सपना तो धूल धूसरित हो ही चुका था। अब उसने शीघ्र से शीघ्र अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। बिना आगा पीछा सोचे उसने जो भी पहली नौकरी मिली स्वीकार कर ली।
श्वेता जो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक बड़े से स्टोर में सेल्स गर्ल बन गई। पढ़ाई, घर वालों का विरोध और अपना भविष्य अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। किसी पर बोझ न बने रहने के एहसास ने बाकी के सारे आवेगों संवेगों पर विजय पा ली थी। शीघ्र ही उसकी मित्रता उस स्टोर के मैनेजर संकेत से हो गई, जो समय के साथ प्रेम में बदल गई। 18 वर्ष की होते ही श्वेता ने चुपचाप संकेत के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। पता चलने पर माँ बाबूजी बहुत नाराज़ हुए, पर श्वेता जिस पथ पर अग्रसर हो चुकी थी वहाँ से पीछे मुड़कर देखना असंभव था। हार कर माँ बाबूजी ने संकेत को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। विवाह के 3-4 साल तक माँ बाबूजी के कई बार बुलाने पर भी श्वेता कभी मायके नहीं गई। यहाँ तक कि उसकी बेटी मीनू के पैदा होने की खबर भी उनको अपनी बड़ी बेटियों से पता चली। एक बार माँ बहुत बीमार पड़ गई थी तो श्वेता स्वयं को रोक न पाई और माँ से मिलने मायके आई थी। मोहित के विवाह पर भी वो मेहमानों की तरह आई। माँ बाबूजी के लाख कहने पर भी उसने एक पैसा बधाई का नहीं लिया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके मन से बाबूजी के प्रति रोष कम नहीं हुआ था। उन्हें देखते ही उसके कानों में वही शब्द घूमने लगते, एक हो तो दे भी दें, 3 को कौन दे। अभी तो चौथी भी बैठी है, उसे भी निपटाना है। और आज अनायासी उसके अपने मुंह से वही शब्द निकले थे तो उसकी आत्मा कांप गई। वो स्वयं को बाबूजी के स्थान पर रखकर देखने लगी। आज उसके पास धन दौलत सुख ऐश्वर्य सब कुछ है, फिर भी वो इतनी काट छाट कर चलती है। चाय नाश्ते जैसी छोटी छोटी चीज़ों का भी हिसाब रखती है। उसके बाबूजी तो कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते थे, फिर भी पूरी नहीं पड़ती थी। अन्नपूर्णा सी माँ की रसोई कैसे इतनी बड़ी गृहस्थी और अतिथियों के लिए खुली रहती थी, ये माँ ही जानती थी। श्वेता सोच में डूबी थी। उसकी तो एक ही बेटी है, वो भी अभी बहुत छोटी है, फिर भी श्वेता अभी से उसकी पढ़ाई के साथ साथ विवाह के लिए भी अभी से जोड़ तोड़ करने में अपनी पूरी शक्ति लगाई दे रही है। बाबूजी ने तो आर्थिक तंगी में भी 3 विवाह निपटाए थे। वर्षों से जमा लावा आंसू बनकर पिघल रहा था। आज श्वेता बाबूजी के उस कटु वाक्य के पीछे की वेदना भी देख पा रही थी और समझ भी पा रही थी। कर्ज में डूबे निराश हारे हुए व्यक्ति के मुंह से एक कड़वी बात क्या निकल गई। श्वेता उनसे उम्र भर का रिश्ता ही तोड़ बैठी। बाबूजी के प्रति श्वेता के मन में जमा कलुष खुरच खुरच कर उतर रहा था। उसे याद आ रहे थे वो पल जब वो बाबूजी के सीने पर सिर टिकाकर दुनिया की हर दुश्चिंता से दूर कैसे सुकून की नींद सो जाती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर कुर्सी के बैग पर टिका दिया। उसे महसूस हुआ मानो बाबूजी की उंगलियां उसका माथा सहला रही हैं। वो एक झटके से उठी, अपने आंसू पोंछे, फिर शांत चित्त होकर अपना फ़ोन उठाया और बाबूजी का नंबर डायल करने लगी। अभी आप सुन रहे थे लतिका बत्रा जी की लिखी हुई कहानी हिसाब। एक सीमित आय में अधिक सदस्यों वाले मध्य वर्गीय परिवार की जोड़ तोड़ अभावों और कुंठाओं की कहानी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।